नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर। आज हम लोग आपके समक्ष रचना शारीर द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत दूसरा जो टॉपिक है कोष्ठ एवं आशय शारीर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कोष्ठ एवं आशय शारीर से हम लोग क्या समझते हैं। यहाँ देखते हैं कि कोष्ठ, दो शब्द है कोष्ठ एवं आशय शारीर। तो कोष्ठ को पहले देखेंगे, देन आशय और उसके संबंधित बातें करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कोष्ठ को डिफाइन किया गया है, कोष्ठ की परिभाषा बतलाई गई है। तो यहाँ देख रहे हो कोष्ठ की परिभाषा सुश्रुत ने किस तरह से बताई है। तो सुश्रुत चिकित्सा दूसरे अध्याय के 12वें नंबर श्लोक में बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने किस रेफरेंस में इस कोष्ठ का वर्णन किया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोष्ठ का परिभाषा या कोष्ठ की डिफिनेशन सुश्रुत ने किस रेफरेंस में दिया, किस चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है। तो इस चैप्टर का नाम है सुश्रुत चिकित्सा दूसरे अध्याय का नाम है सद्यो व्रणी चिकित्सा अध्याय। मीन सद्यो व्रण, जो शीघ्र ही चोट लगते हैं, जो चोट अगर सडन लग जाते हैं, घाव घाव बन जाता है, तो उसकी चिकित्सा के रेफरेंस में उन्होंने बोला है कि कोष्ठ को डिफाइन किया है। तो आइए इसका इम्पोर्टेंस को हम लोग क्यों इसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं, इसको हम लोग इस पे पूरा बात कर लेंगे। जब इसके निष्कर्ष पे आएंगे, कोष्ठ को अल्टीमेट कोष्ठ कहते किसे हैं, तब उसको हम लोग डिटेल में वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कोष्ठ कहते किसे हैं, इसको देखते हैं कि स्थान। तो ध्यान दीजिएगा, स्थान, कोष्ठ क्या है, एक कोई स्थान है, कोई स्थान है। तो कौन सा स्थान है, जहां पर स्थानान्य आम, मीन्स जहां पर आम, आम का मतलब होता है शरीर में आम का स्थान, अर्थात आमाशय की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो शरीर में वे स्थान जहां पर आम अर्थात आमाशय, अग्नि, अग्नि अर्थात उसके जो आमाशय के बाद पक्वाशय की बात कर रहा है। अर्थात हम लोग अगर इसमें सिंपली देखें तो उसको पक्वाशय इन द सेंस की ये लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपली अगर पक्वाशय की बात करें तो ये पूरे पूरे इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे आम अर्थात आम का स्थान अर्थात आमाशय, शरीर में जो भोजन ग्रहण करते हैं तो जहां तक आम का स्थिति रहती है अर्थात आमाशय की स्थिति है, जहां तक पाचन की क्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं शुरू होती है, उसको आम स्थान बोलते हैं। और देखेंगे फिर उसके बाद देखेंगे पक्व स्थान। पक्व स्थान अर्थात पक्वाशय की बात कर रहा है, अर्थात इंटेस्टाइन जहां उसके आमाशय के बाद पाचन की क्रिया शुरू रहती है, इसलिए उसको पक्व स्थान बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मूत्र स्थान, मूत्रस्य अर्थात यूरिनरी ब्लैडर, जहां से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, उसको हम लोग मूत्र स्थान बोलते हैं। तो सिंपली बात करते हैं मूत्र स्थान की जो बात करेंगे तो वो एक तरह से किडनी से शुरू होकर, देखा जाए तो वृक्क अर्थात किडनी से शुरू होकर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर पूरा सिस्टम आता है, वो पूरा स्थान आ जाएगा मूत्र स्थान में। फिर रुधिर स्थान, तो रुधिर स्थान का मतलब वो होगा कि जो एक शरीर के निर्माण होने के बाद, चाहे बालक हो चाहे युवा अवस्था, उसमें जो रक्त निर्माण की प्रक्रिया जिस स्थान में होती है, या सिंपली हम लोग बात करें जिस स्थान में पाए जाते हैं, तो देखा जाए ये यकृत और प्लीहा, यकृत और प्लीहा की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं सुश्रुत। तो ये कह रहे हैं रुधिरस्थ च यकृत प्लीहा, मतलब यकृत प्लीहा की तरफ ये रुधिर स्थान को बता रहे हैं। फिर देखेंगे और कौन से स्थान, जहाँ हृदय वास करता है और जहाँ उंडुक रहता है। उंडुक मतलब सीकम को रिप्रेजेंट करते हैं। सीकम क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जहाँ स्मॉल ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, इलियम जहाँ पर एंड होती है, इलियम जो है लार्ज इंटेस्टाइन से जिस पॉइंट पर मिलती है, जिसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन के जस्ट बाद की स्थिति क्या होती है, सीकम की होती है। उसी सीकम से अपेंडिक्स अटैच होता है, तो हम उस अपेंडिक्स की बात करेंगे। उंडुक मतलब उस सीकम की बात करेंगे, क्योंकि सीकम के लेवल से मल की प्रक्रिया, मल फॉर्मेशन का पुरुष का निर्माण शुरू हो जाता है। फिर देखेंगे हृदय उंडुक के बाद फुफ्फुस, फुफ्फुस मींस लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फुफ्फुस की बात कर रहा है। ये सभी स्थान क्या कहलाएंगे, कोष्ठ कहलाएंगे। फुफ्फुसस्थ कोष्ठ इति अभिधीयते, अर्थात कि शरीर में वे स्थान जहां पर आमाशय, पक्वाशय, मूत्र स्थान, रुधिर को निर्माण करने वाले जो भी अंग है, वो हृदय है, उंडुक है, फुफ्फुस है, ये जहां पर रहते हैं उन सभी को हम लोग कोष्ठ की संज्ञा देते हैं। तो इन सबको एक साथ कलेक्टिवली हम लोग कोष्ठ की संज्ञा देंगे। तो देखेंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले जानना है कि अल्टीमेट ये
कि कौन सा बॉडी का पार्ट है जिसको हम लोग कोष्ठ की संज्ञा दे रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे अमाशय कहाँ से स्थान है, अमाशय की जनरली स्थिति कहाँ से शुरू होती है। अमाशय का देखा जाए तो ये आपका एब्डोमिनल कैविटी का अपर पार्ट होता है। फिर देखेंगे पक्वाशय, अग्नि, अग्नि स्थान अर्थात तो पक्वाशय की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो वो अमाशय के बाद की स्थिति है, वो भी एब्डोमिनल कैविटी का ही पार्ट है। उसके बाद देखिए मूत्रस्य, मूत्रस्थ कहीं ना कहीं किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, तो किडनी तो ठीक है, ये एब्डोमिनल पार्ट है जो कि एब्डोमेन में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि उसका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर की स्थिति पेल्विक रीजन में पाई जाती है। ट्रू जो पेल्विक विसरा है वो यूरिनरी ब्लैडर है और वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। रुधिरस, यकृत प्लीहा की स्थिति, यकृत की स्थिति और प्लीहा की स्थिति दोनों के दोनों एब्डोमेन में ही पाया जाता है। और हृदय, हृदय की स्थिति थोरैसिक रीजन में पाई जाती है, दो फुफ्फुस के बीच में हृदय पाया जाता है। उंडुक, उंडुक जो है आपका एब्डोमेन में पाया जाता है। और देखेंगे फुफ्फुसस्थ, ये थोरैसिक रीजन पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है पूरा थोरैसिक रीजन से लेकर एब्डोमिनल रीजन से लेकर पेल्विक रीजन के पूरी जो कैविटी है, जो पूरा स्पेस है, अगर इसमें से जो अवयव है उनको निकाल दे तो एक तरह से स्पेस बन जाएगा, तो वो बोलते हैं, उस स्थान को बोलेंगे कोष्ठ। तो आइए देखते हैं कि ये कोष्ठ सुश्रुत ने इस तरह से डिफाइन किया है। फिर देखते हैं चरक ने, चरक ने कोष्ठ की डिफिनेशन कहाँ पर दी है। तो चरक ने कहा है, चरक सूत्र 11, चरक सूत्र 11 चैप्टर का नाम है त्रिऐषणी अध्याय। त्रिऐषणी अध्याय के अंतर्गत चरक ने कोष्ठ को डिफाइन किया है। कोष्ठ पुनरुच्यते, कोष्ठ कहते किसे हैं, देखते हैं चरक अकॉर्डिंग, महास्रोत। तो महास्रोत कहने का मतलब होता है कि पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, महास्रोत कहने का मतलब पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये महास्रोत क्या है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। इसको हम लोग स्रोतस की संज्ञा देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि महास्रोत शरीर मध्य, तो महास्रोत में क्या क्या आते हैं, शरीर का मध्य भाग मींस ट्रंक जिसको बोलते हैं, जिसको थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विक रीजन बोलते हैं। शरीर मध्य, महानिम्न, साथ ही साथ उसमें और क्या है, महानिम्न अमाशय पक्वाशय मींस महानिम्न, उसका ट्रंक का लोअर पार्ट क्या है, अमाशय और पक्वाशय दोनों एक साथ कंटिन्यू हो जाएंगे। इसको हम लोग कोष्ठ के नाम देते हैं। मींस ये जो पूरे स्थान होते हैं जिसको हम लोग महास्रोत बोलते हैं, मींस पूरे पूरे जितने एरिया में एलिमेंट्री कैनाल फैली हुई है, मींस फ्रॉम ओरल कैविटी टू एनस, ओरल कैविटी से लेकर एनस तक जो पूरा पूरा जो रेंज है, जो एरिया है, उसको हम लोग उसको महास्रोत बोलते हैं या उसको महानिम्न बोलते हैं, उसको महानिम्न अमाशय पक्वाशय भी बोलते हैं। तो इस तरह से चरक ने भी कोष्ठ को डिफाइन किया है। फिर सुश्रुत ने एक और डिफिनेशन दी है कि अंतराधि शरीर मध्य भाग इति। तो अंतराधि मींस होता है कि अंतर अधि मतलब हो जाए कि पूरा पूरा एब्डोमिनल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, पेल्विक कैविटी। तो अंतराधि मध्य शरीर, अंतराधि को हम लोग मध्य शरीर भी बोलते हैं। तो मध्य शरीर की बात करते हैं तो सेम वही थोरैक्स और एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी दोनों तीनों एक साथ आ जाते हैं। तो अंतराधि मध्य शरीर भाग इति, अंतराधि अर्थात मध्य शरीर भाग को हम लोग कोष्ठ की संज्ञा देते हैं। फिर देखते हैं कि अल्टीमेट ये सब चीजें बातें की गई है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। तो अल्टीमेट कहते किसको है, कोष्ठ, इसको डिफाइन करते हैं, शरीर के अवकाश अर्थात रिक्त स्थानों को कोष्ठ कहते हैं। तो शरीर के अवकाश अर्थात रिक्त स्थानों को कोष्ठ कहते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो एक तरह से ये क्या है, बॉडी की कैविटीज है, जो शरीर में जो भी इस मिडिल पार्ट में, मध्य शरीर में जो कैविटीज पाई जा रही है, जो स्पेसेस पाई जा रही है, जहाँ पर विभिन्न अवयव अपना स्थान ऑक्युपाई किए हुए हैं, उसको हम लोग कोष्ठ की संज्ञा देंगे। तो अल्टीमेट शरीर जो बॉडी कैविटीज है उसको हम लोग कोष्ठ की संज्ञा दे रहे हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट महास्रोत से हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को इंडिकेट कर रहे हैं। अंतराधि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोरैको एब्डोमिनल कैविटी मींस थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कोष्ठ को डिफाइन किया। हम लोगों ने बात किया था कि जो कोष्ठ की डिफिनेशन है सुश्रुत ने सद्यो व्रणी चिकित्सा अध्याय के अंतर्गत किया है। तो क्यों किया है सद्यो व्रणी चिकित्सा अध्याय के अंतर्गत, हम लोग देख रहे हैं कि कोष्ठ को डिफाइन किया गया एज ए बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी है जहां पर डिफरेंट विसरा या अवयव अपने स्थान पे पड़े हुए हैं। इसका मतलब सिंपली हम लोग बात करें कि जैसे जो थोरैसिक कैविटी होती है, थोरैसिक रीजन होता है, वहां पर पूरी स्पेस, मैक्सिमम स्पेस किसके थ्रू ऑक्युपाई है, वो है लंग्स के थ्रू। और उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है जो भी
जो थोरेसिक जो वाल होती है, थोरैक्स की बाउंड्री होती है, तो एंटीरियर साइड में क्या होता है, स्टर्नम होता है, साइड बाई साइड में क्या होता है, रिब्स होता है, और बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ये एक तरह से एक बाउंड्री बन रही है, थोरेसिक केज बन रही है, जिसमें लंग्स और हार्ट ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो ऑक्युपाई करने का मतलब कि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब अगर किसी वजह से छोटी मोटी इंजरी होती है अगर एक्सटर्नल, तो वो उस लेवल तक नहीं जाएगा। तो ये कह रहे हैं सद्योव्रणीय चिकित्सा अध्याय, अर्थात मतलब जैसे सिंपली हम लोग चलते चलते गिर जाए तो स्किन पे खरोच आ जाती है, चोट आ जाती है, लेकिन जो ये शरीर के अवयव हैं, ये शरीर के अवयव जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो कोष्ठ में स्थान अपना ग्रहण किए हुए हैं, इनको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है कोष्ठ के द्वारा। तो कोष्ठ सिंपली क्या है, अगर बॉडी कैविटी है, कोई कोई जिस तरह से संदूक का बॉक्स होता है उसमें हम कोई चीज सुरक्षित रखते हैं, कोई बॉक्स होता है, बक्सा होता है जिसमें कोई चीज हम सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से हमारा कोष्ठ है शरीर में, अर्थात जो कैविटी होती है बॉडी, उसमें विभिन्न अवयव, चाहे हम लोग विसरा की बात कर ले, चाहे डिफरेंट जो अवयव है शरीर के, वो सुरक्षित यहाँ पर पड़े रहते हैं, और सुरक्षित पड़े रहते हैं तो अपना कार्य अच्छे से करते हैं, और हम लोग के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोष्ठ को डिफाइन किया। अब एक बात आती है कि कोष्ठ को डिफाइन किया तो कोष्ठ में कुछ जो अवयव रहते हैं उनके ऊपर क्या नाम देते हैं, तो कोष्ठ एक टर्म है कोष्ठांग। तो कोष्ठांग देखेंगे, कोष्ठ में स्थित अवयव को कोष्ठांग कहते हैं। तो कोष्ठ में उपस्थित अवयवों को कोष्ठांग की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कोष्ठांग क्या है, जैसा नाम है कोष्ठ प्लस अंग। कोष्ठ अर्थात रिक्त स्थान, कैविटीज में जो भी अवयव है या विसरा है उसको हम लोग कोष्ठांग की संज्ञा देते हैं। अब बात आती है कि कोष्ठांग की संख्या, इन्यूमरेशन ऑफ कोष्ठांग, मीन्स कोष्ठांग की संख्या किसने क्या मानी है, मीन्स किस आचार्य ने कितने अवयव माने हैं उस कोष्ठ में उपस्थित। तो देखिए यहाँ पर चरक और भेल ने 15 अवयव माने हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछता है कि विभिन्न आचार्यों के मतानुसार जो है, विभिन्न आचार्यों के मतानुसार कोष्ठांगों के नाम और उनकी संख्या लिखिए। विभिन्न आचार्यों के मतानुसार कोष्ठांगों के नाम एवं उनकी संख्या लिखें। तो यहाँ देखेंगे विभिन्न आचार्यों के मतानुसार जो कोष्ठांगों की संख्या पहले बता दी गई है, तो देखेंगे आचार्य चरक और भेल ने जो कोष्ठांग की संख्या 15 बताई है, काश्यप ने जो है 13 बताई है, और आचार्य सुश्रुत और आचार्य अष्टांग संग्रह ने जो कोष्ठांग की संख्या 8 बताई है, और अष्टांग हृदय ने में कोष्ठांग की संख्या 11 बताई है। तो इस तरह देखते हैं कि चरक और भेल जो होते हैं वो 15 बताते हैं, काश्यप 13 बताते हैं, सुश्रुत और संग्रह जो बताते हैं 8 बताते हैं, और अष्टांग हृदय 11 बताते हैं। तो इसको हम लोग आइए एक्सप्लेन कर लेते हैं वन बाई वन, और उसको याद करने के तरीके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो एक सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जो भी आचार्य ने बताया, पहले नंबर पर देखेंगे सीरियल नंबर है अर्थात क्रम संख्या है, दूसरे नंबर पे आचार्य चरक है, तीसरे नंबर पे आचार्य भेल है, चौथे नंबर पे आचार्य काश्यप है, पांचवें नंबर पे आचार्य अष्टांग संग्रह है, छठवें नंबर पे आचार्य अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय है, उसके बाद सातवें नंबर पे आचार्य सुश्रुत है, और लास्ट में है मॉडर्न से किससे, जो भी इन्होंने बताया है, जो भी कोष्ठांग बताया उसको मॉडर्न से किससे कोरिलेट करेंगे, उसका एक यहाँ पर दिया गया कि मॉडर्न में किससे कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ डिफरेंट मॉडर्न से कोरिलेटेड नाम है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से चरक भेल काश्यप संग्रह हृदय और सुश्रुत ने अपने कोष्ठांगों का नाम दिया है। तो देख रहे होंगे कि चरक ने कोष्ठांग की संख्या क्या बताई है, 15 बताई है। तो देख रहे होंगे तो 15 में सबसे पहले हम लोग याद कैसे करते हैं, तो उसको देखते हैं। नाभि हृदय क्लोम, नाभि हृदय क्लोम, तीनों को एक साथ याद रखना है बच्चों। नाभि हृदय क्लोम, तीनों को एक साथ याद रखना है। तो ये तीनों एक साथ याद रखेंगे आप लोग, नाभि हृदय क्लोम। तो नाभि है, हृदय है, क्लोम है, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यकृत प्लीहा। अब देखेंगे पहले 3 एक साथ कर देंगे, नाभि हृदय क्लोम, देन यकृत प्लीहा, देन वृक्क बस्ती, देन पुरुषाधार, देन आमाशय पक्वाशय, देन उत्तर गुद अधर गुद एक साथ हो जाएगा, क्षुद्रांत स्थूलांत एक साथ हो जाएगा, वपा वहन एक साथ हो जाएगा। तो हम लोग याद कैसे करते हैं, तो पहले शुरू के 3 याद कर लेंगे। नाभि हृदय क्लोम, नाभि है, हृदय है, क्लोम है, याद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब 2 पेयर में है यकृत प्लीहा। तो यकृत प्लीहा दोनों रुधिर से संबंधित है, क्योंकि यकृत और प्लीहा दोनों ब्लड से संबंधित है। यकृत में भी ढेर सारे जो है ब्लड का स्टोरेज होता है, साथ ही साथ जो रक्त निर्माण के लिए
ब्लड फॉर्मेशन के लिए जो आवश्यक एलिमेंट या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होता है वो उसमें स्टोर होता है, डिपॉजिट होता है। प्लीहा को जानते हैं कि वो उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो भी ओल्ड आरबीसी होती है वो ब्रेक डाउन होती है। जब तक आरबीसी ब्रेक डाउन नहीं होगी तब तक उसका आयरन और हीमोग्लोबिन जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा नया आरबीसी कैसे बनेगा। तो यहाँ देखेंगे यकृत प्लीहा जो है रक्त से संबंधित है, ये याद हो जाएगा। नाभि हृदय क्लोम, फिर देखेंगे रक्त वाला यकृत प्लीहा हो जाएगा। फिर देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन संबंधित वृक्क और बस्ती। तो वृक्क का मतलब किडनी, किडनी में जो रक्त का निर्माण होता है, एक तरह से यूरिन का निर्माण, सॉरी वृक्क में जो है यूरिन का निर्माण होगा और उसका स्टोरेज कहाँ पर होगा, बस्ती में होगा, यूरिनरी ब्लैडर में होगा। तो देखेंगे यकृत प्लीहा एक साथ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे वृक्क और यकृत प्लीहा एक साथ कर लेंगे याद। उसके बाद वृक्क और बस्ती एक साथ याद कर लेंगे कि यो यूरिन से संबंधित है। उसके बाद एक सिंगल पॉइंट है पुरुषाधार, तो पुरुषाधार को हम लोग सिंगल याद करेंगे। नाभि हृदय क्लोम यकृत प्लीहा एक साथ रहेगा, वृक्क और बस्ती एक साथ रहेगा, पुरुषाधार को थोड़ा सा अलग रखिएगा, पुरुषाधार को थोड़ा सा अलग रखिएगा। अर्थात देख रहा है पुरुष का आधार मल का आश्रय कह रहा है, तो आगे हम लोग उसके बारे में और देखेंगे। तो यहाँ पर पुरुषाधार है, शब्द पुरुषाधार रखेगा। ये एक तरह से लार्ज इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग बताएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर देखेंगे यहाँ आमाशय और पक्वाशय। तो यहाँ देखेंगे आमाशय पक्वाशय एक साथ हो जाएंगे, याद रखते हैं कि आमाशय और पक्वाशय एक साथ हो जाएंगे। देन आमाशय पक्वाशय के बाद क्या है, ये एक साथ हो जाएंगे आमाशय पक्वाशय। उत्तर गुद अधर गुद, गुद के दो भाग हैं, गुद के दो भाग है, उत्तर गुद और अधर गुद, तो नाम याद रहेगा। आमाशय पक्वाशय के बाद उत्तर गुद अधर गुद। उसके बाद दो आंत्र हैं, क्षुद्रांत्र और स्थूलांत्र। दो आंत्र हैं, क्षुद्र आंत्र और स्थूलांत्र। क्षुद्र में सबसे छोटी आंत, स्थूलांत्र में बड़ी आंत, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हालांकि नाम बार बार आ रहा है बट हमें याद करना है। तो यहाँ देखेंगे आंत्र है, क्षुद्रांत्र और स्थूलांत्र। उसके बाद देखेंगे लास्ट पॉइंट है वपावहन। वपावहन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वपावहन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वपा में होता है फैट, वहन का मतलब उसको धारण करने वाला अर्थात ओमेंटम। वपा वहन का मतलब होता है, बॉडी में हम लोग पढ़ेंगे ओमेंटम, जिसको हम लोग देखते हैं कि जो स्टमक के लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर से जो अटैच होता है, जो पेरिटोनियम की फोल्ड होती है उसको हम लोग ओमेंटम कहते हैं। वहां पर क्या होता है, एक तरह से ये एक तरह से एप्रन का फॉर्म करता है। जिस तरह से हम लोग डॉक्टर लोग शरीर के ऊपर एप्रन पहनते हैं तो उसको पूरे पूरे कपड़े को कवर करता है, उसी तरह से जो वपावहन होता है एक तरह से एप्रन का काम करता है, वो पूरे पूरे एब्डोमिनल कैविटी के लिए। तो यहाँ देखेंगे वपावहन मतलब, वपा मतलब होता है फैट, वहन का मतलब होता है उसको वहन करने वाला, उसको धारण करने वाला, इसको बोलते हैं ओमेंटम। तो यहाँ देख रहे होंगे वपावहन को हम लोग ओमेंटम से कोरिलेट किए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे 15 के बाद 16, 17, 18, 19 इस लाइन में तो कुछ नाम नहीं है, बट ये इसका रिप्लाई बाद में होगा। तो हम लोग याद कर लिए हैं कि नाभि हृदय क्लोम, यकृत प्लीहा, वृक्क बस्ती, पुरुषाधार पे रुक जाना है, पुरुषाधार पे रुक जाना है, पुरुषाधार पे हमें बिल्कुल रुकना है, ठीक है, पुरुषाधार पे रुकना है, वहां ब्रेक करना है क्योंकि सिंगल है। फिर देखेंगे आमाशय पक्वाशय है, देन दो गुद है, उत्तर गुद और अधर गुद, देन दो आंत्र हैं, क्षुद्रांत्र और स्थूलांत्र, और एक है वपावहन। तो ये चरक का याद हो जाता है। भेल ने 15 बताए हैं, लेकिन अंतर क्या बताया है, सब कुछ चरक के अकॉर्डिंग ही है, सब कुछ चरक के अकॉर्डिंग है। अंतर क्या है, सिर्फ जो पक्वाशय नाम नहीं लिया है। देखेंगे नाभि हृदय क्लोम एक साथ बोला है, यकृत प्लीहा एक साथ बोला है, वृक्क और बस्ती वही बोला है, पुरुषाधार सेम बोला है, आमाशय बोला है लेकिन पक्वाशय नहीं बोला है। तो पक्वाशय पे ब्रेक करना है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर पक्वाशय भेल ने नहीं माना है, फिर पक्वाशय नहीं माना तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा माना होगा, तब तो संख्या 15 होगी, क्योंकि चरक के 15 भेल के 15 है। इसका मतलब पक्वाशय नहीं माना है तो कोई अन्य उन्होंने अवयव माना है। तो देखेंगे पक्वाशय के बाद सेम जो चरक का है, उत्तर गुद अधर गुद ये दिया है, क्षुद्रांत स्थूलांत ये दोनों दिया हुआ है, और वपावहन सेम चरक के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब चरक के सब कुछ अवयवों को भेल ने दिया है, कोष्ठांग को दिया है, बट एक तरह से पक्वाशय नहीं दिया है। पक्वाशय न देकर उन्होंने 19वें नंबर पे, ध्यान दीजिएगा पॉइंट का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जिस पॉइंट पे कहा है उसको लिखना उसी पॉइंट पे। तो 19वें नंबर पे निवापनहन, निवापनहन, तो निवापनहन कहीं ना कहीं लंग्स से संबंधित है। देखेंगे यहाँ पर निवापनहन लंग्स से संबंधित है। चरक में देख रहे होंगे कहीं पर भी फुफ्फुस का नाम नहीं आया है,
चरक में कहीं पर भी फुफ्फुस या लंग्स का नाम नहीं आया है, लेकिन भेल ने क्या किया, पक्वाशय को हटाकर एक अन्य मान लिया, नीवापनहन। नीवापनहन मतलब लंग्स या फुफ्फुस को उन्होंने माना है नीवापनहन। नीवापनहन को लंग्स या फुफ्फुस माना है, तो उन्होंने लंग्स को भी एक तरह से काउंट कर दिया। किस नाम से? नीवापनहन से। फिर देखेंगे काश्यप। तो आचार्य काश्यप ने चरक की तुलना में 2 कम बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, चरक और भेल ने तो 15 बताए हैं। चरक भेल में एक ही अंतर है कि भेल ने पक्वासन ना मानकर एक एक्स्ट्रा जो है नीवापनहन मान लिया, बट काश्यप ने क्या माने हैं देखेंगे। तो काश्यप ने माने हैं 13 माने हैं, तो 2 अलग मतलब कि 2 कम कर दिए हैं। तो देखें कहाँ पर कम किए हैं, तो देखेंगे कहाँ पर नाभि हृदय क्लोम, हृदय की जगह हृदय कह दिया तो चल जाएगा, हृदय भी कर सकते हैं। नाभि हृदय क्लोम, यकृत प्लीहा, वृकोवस्ती। तो देख रहे होंगे 7वें नंबर तक तो सेम है। हमने कहा ना कि 8वें नंबर पे ब्रेक देना है, चाहे किसी भी आचार्य का हो, 8वें नंबर पे आपको थोड़ा सा रुकना है। तो नाभि हृदय क्लोम, यकृत प्लीहा, वृकोवस्ती। और 8वें नंबर पे काश्यप ने नहीं माना है। तो 8वें नंबर पे काश्यप ने पुरुषाधार को नहीं माना है, जिसको चरक और भेल दोनों लोगों ने माना था, लेकिन काश्यप ने नहीं माना है। तो पुरुषाधार अर्थात 8वें नंबर पे रुकना है, क्योंकि 8वें नंबर पर जो काश्यप बोल रहे हैं कि हमने नहीं माना है। नहीं माना है तो फिर आगे देखेंगे। फिर अमाशय पक्वाशय को एज इट इज मान लिया। फिर देखेंगे, फिर अंतर एक यहाँ से कम हो गया, एक यहाँ से कम हो गया, एक और कम हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने 13 माना है, तो 15 में से एक कम गया 14, और एक और कम करना है। तो यहाँ जो उत्तर बुध अधर बुध है, उत्तर बुध अधर बुध है, उन्होंने सिंपल बुध कह दिया। तो 2 में से 1 कह दिया, इसका मतलब एक आपका पुरुषाधार कमी हो गई, और 2 बुध में से 1 बुध हो गया, इसका मतलब ये आपका सिंपल बुध हो गया। तो ये काश्यप का है, ये आपका ये है। फिर देखेंगे क्षुद्रांत, स्थूलांत और वपा। वपा वहन की जगह पे वपा कह दिया है, इसका मतलब कि ये काश्यप ने 13 मान लिया है। तो काश्यप और चरक में क्या बेसिक डिफरेंस हुआ कि अंतर क्या है कि जो चरक ने माने सब कुछ काश्यप ने माने हैं, एक्सेप्ट 2 नहीं माने हैं। एक तो आपका पुरुषाधार 8वें नंबर पे है, दूसरा जो है उत्तर बुध और अधर बुध जो माना था 2 माना था चरक ने, उसकी जगह उन्होंने 1 मान लिया सिंपल बुध, तो 2 संख्या कम हो गई। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये बाकी के चीजें रेस्ट है, उसमें खाली स्थान है, कोई चीज नहीं है, क्योंकि 13 इसको काउंट करेंगे तो 13 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अष्टांग संग्रह। तो इस तरह से हम लोग का 3 का याद हो गया, चरक भेल काश्यप का याद हो गया। उसके बाद देखते हैं अष्टांग संग्रह ने किस तरह से जो कोष्ठांग की संख्या 8 मानी है, इसका मतलब कि क्या नहीं माना है, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि हम लोग शुरू में कह रहे हैं कि शुरू के 3 नाभि हृदय क्लोम, तो नाभि हृदय क्लोम चरक भेल काश्यप ने लगातार माना है, बट यहाँ पर अष्टांग संग्रह, जैसे ही अष्टांग संग्रह पे आएंगे वहां पर थोड़ा सा ब्रेक देना है कि उन्होंने नाभि नहीं माना है और क्लोम नहीं माना है। अष्टांग संग्रह ने नाभि नहीं माना है और क्लोम नहीं माना है, बट हृदय को माना है। फिर देखते हैं कि सेम एज इट इज, जैसा कि चरक के हिसाब से यकृत प्लीहा दोनों है, नाभि नहीं माना है, पहले नंबर पे नहीं माना, तीसरे नंबर पे नाभि और क्लोम नहीं माना है, हृदय मान लिया है। फिर यकृत प्लीहा को माना है। उसके बाद देखेंगे वृक्कवस्ती माना है। उसके बाद देखेंगे जहां पर पुरुषाधार की बात थी 8वें नंबर पे हमने कहा ना ब्रेक देना है बच्चों, 8वें नंबर पे ब्रेक देना है, वहां पर थोड़ा सा रुकना है। अब देखेंगे अष्टांग संग्रह ने कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, मतलब चेंज किया है। जहां पर चरक और भेल पुरुषाधार के नाम देते थे, वहां पर जो संग्रह ने जो क्या नाम दे दिया, उंडुक का नाम दे दिया। तो उंडुक एक तरह से सीकम को कहते हैं, उंडुक जो है सीकम को बोलते हैं। तो देख रहे होंगे उंडुक जो है सीकम को बोलते हैं। तो यहाँ पर नाभि और क्लोम न मानकर यकृत प्लीहा से माना है, वृक्कवस्ती से माना है, और पुरुषाधार की जगह पे उंडुक मान लिया। तो उंडुक के कंटेंट देख लेते कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2 और मानने हैं। तो क्या नहीं मानना है, 2 मानना है। तो देखेंगे यहाँ पर सिंपल गुद को छोड़ दिया, अमाशय पक्वाशय को छोड़ दिया, तो यहाँ पर सब कुछ छोड़ दीजिए, अमाशय पक्वाशय को छोड़ दीजिए, जो गुद है या उत्तर गुद अधर गुद सबको छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए आंत्र पे, स्थूलांत और क्षुद्रांत की बात हम लोगों ने किया था चरक और भेल ने। तो यहाँ पर सिंपल जो 2 आंत्र थे वहां पर उन्होंने सिंपल अंतराणी कह दिया, मीन्स 1 बता दिया। क्षुद्रांत और स्थूलांत की जगह सिंपल अंतराणी कह दिया, इसका मतलब हम लोग के कंटेंट 7 हो गए, 1 और चाहिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर वपा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस आचार्य ने वपावन को नहीं माना। तो अष्टांग संग्रह ने, अभी देख रहे हैं सबने वपावन माना था, अष्टांग संग्रह ने वपा की स्थिति नहीं मानी, वपा या वपावन नहीं माना है। और देखेंगे इन्होंने भी फुफ्फुस को काउंट किया है। तो
तो इनका 16वें नंबर पे फुफ्फुस रख देंगे, यहाँ पर 16वें नंबर पे फुफ्फुस रख देंगे। तो ये है आपका फुफ्फुस। और फिर इसके बाद देखेंगे उस पर कुछ नहीं माना, इसका मतलब हम लोगों ने 8 माने हैं। तो 1 हृदय, 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान देना है कि पुरुषाधार जहाँ नहीं माना गया था काश्यप के द्वारा, वहाँ उंडुक मान लिया गया है। और उसके बाद सब कुछ गायब है, क्षुद्रांत स्थूलांत की जगह पे एक सिंपल अंतराणी कह दिया। और जहाँ पर 16वें नंबर पे हम लोग देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मान लिया, फुफ्फुस मान लिया अष्टांग संग्रह में। तो इस तरह से ये चीजें याद हो जाती है। अब देखते हैं अष्टांग संग्रह के बाद अष्टांग हृदय ने 11 माने हैं। तो 9 8 माने हैं संग्रह ने, 11 माने हृदय ने। इसका मतलब कि 8 3 11 3 एक्स्ट्रा माने हैं। तो 3 एक्स्ट्रा किस तरह से माने हैं, तो देखेंगे जहां पर संग्रह ने नाभि और कुलोम को नहीं माना था, वहां पर हृदय ने नाभि और कुलोम दोनों को मान लिया। इसका मतलब नाभि हृदय कुलोम तो 2 एक्स्ट्रा हो गए। इसका मतलब 8 2 10 हो गया। देखेंगे यकृत प्लीहा सेम एज इट इज माना है, वृक्क और बस्ती एज इट इज माना है, और उंडुक जैसा कि अष्टांग हृदय संग्रह ने माना था और हृदय ने मान लिया। उसके बाद जैसा कि अष्टांग संग्रह ने गायब किया था अमाशय पक्वाशय और गुद को, तो अष्टांग हृदय भी गायब कर दिए, अमाशय पक्वाशय और गुद को गायब कर दिए। फिर अंतराणी की जगह आंत्र एज इट इज मान लिया। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर फिर ने इन्होंने भी वपाभन को नहीं माना है, और फुफ्फु जैसा कि अष्टांग संग्रह मानते थे उन्होंने मान लिया। फिर 17वें नंबर पे देखेंगे, 17 नंबर पे देखेंगे एक पॉइंट है डिम्भ। देखेंगे 17वें नंबर पे डिम्भ। तो डिम्भ क्या है, गुद का पर्याय है। गुद अर्थात रेक्टम, गुद का पर्याय है डिम्भ। ध्यान रखिएगा, डिम्भ गुद का पर्याय, जबकि डिम्ब आर्तो या अंतःपुष्प का पर्याय है। तो डिम्ब क्या है, आर्तो या अंतःपुष्प का पर्याय है। तो इस तरह से अष्टांग हृदय ने 3 एक्स्ट्रा जो माने हैं सुश्रुत के अलावा, वो क्या है उसको देखेंगे। नाभि, जो अष्टांग हृदय ने अष्टांग संग्रह की तुलना में 3 एक्स्ट्रा माने हैं, तो ध्यान रखिएगा नाभि मान लिया, कुलोम को मान लिया। उसके बाद देखेंगे कि एक तरह से डिम्ब मान लिया, नाभि कुलोम और डिम्ब। अगर अष्टांग संग्रह का याद उसमें नाभि कुलोम और डिम्ब जोड़ देंगे डिम्ब, तो ये आपके अष्टांग हृदय हो जाएंगे, जिसकी हम संख्या हम लोग 11 बताते हैं। फिर देखते हैं लास्ट में सुश्रुत ने 8 माने हैं, तो किस तरह से 8 माने हैं, तो देखेंगे अष्टांग संग्रह को कुछ फॉलो किया है ये, बट उसको चेंजेस भी है। तो देखेंगे अष्टांग संग्रह ने क्या माना था, नाभि और कुलोम को नहीं माना था, तो सुश्रुत भी कहते हैं नाभि और कुलोम हम भी नहीं मानेंगे। तो अष्टांग संग्रह सुश्रुत के साथ है, क्योंकि ये भी 8 ये भी 8 है। तो अष्टांग संग्रह ने नाभि और कुलोम नहीं माना था, सुश्रुत ने भी नाभि और कुलोम नहीं माना, बट हृदय को माना है। फिर देखिए जहां पर यकृत और प्लीहा की बात आई थी, दोनों एक साथ, यकृत प्लीहा अभी एक साथ चल रहे थे, सुश्रुत ने सिंपल उसको रुधिर स्थान बोल दिया। तो देखेंगे यहाँ पर यकृत प्लीहा, तो यहाँ रुधिर की बात की गई है, ये है रुधिर स्थान। तो ये रुधिर स्थान है, यहाँ देख रहे होंगे सुश्रुत का जो डिफाइन है रुधिर स्थान। उन्होंने जो अदर आचार्यों ने यकृत प्लीहा माना है, सुश्रुत ने उसको सिंपल रुधिर स्थान कर दिया। उसके बाद देखेंगे इसमें मूत्र स्थान बोला है मूत्रस्य, तो मूत्र स्थान मतलब वस्ती और वृक्क, वस्ती और वृक्क, वृक्क और वस्ती। तो यकृत प्लीहा की जगह पर रुधिर स्थान मान लिया, वृक्क और वस्ती की जगह पर मूत्र मान लिया, मूत्र स्थान मान लिया, और उंडुक एज इट इज माना है। फिर देखेंगे उन्होंने भी अमाशय पक्वाशय नहीं माना है, अमाशय पक्वाशय बुध सॉरी। तो फिर देखेंगे यहाँ पर आम स्थान पक्व स्थान, तो यहाँ देखेंगे आम स्थान और अग्नि पक्व स्थान दोनों माना है। तो अमाशय पक्वाशय आम स्थान पक्व स्थान को माना है। फिर क्या है, फिर उन्होंने कि गुद को नहीं माना, आंत्र को नहीं माना है, न दोनों गुद को नहीं माना, दोनों आंत्र को नहीं माना है, और वपावहन को भी नहीं माना है। इसका मतलब कि फुफ्फुस को कंटिन्यू किए हैं, और एक एक्स्ट्रा माने हैं अग्नि स्थान, अग्नि स्थान उन्होंने अलग से दे दिया है। इस तरह से इनकी संख्या 8 हो जाती है। तो यहाँ देख लेंगे हृदय, रुधिर, मूत्र, उंडुक, अमाशय पक्व स्थान, फुफ्फुस, अग्नि स्थान। तो ये इस तरह से सुश्रुत के 8 हो जाते हैं। लास्ट में उसको मॉडल से कोरिलेशन कर लेते हैं। हम लोग नाभि को अम्बिलिकस बोलते हैं, हृदय को हार्ट बोलते हैं। क्लोम एक तरह से कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए कहीं पर उसको पैंक्रियाज मानते हैं, कहीं पर उसको तरह से हार्ड पैलेट के ऊपर उसकी स्थिति मानते हैं, और कहीं पर उन्होंने उंडुक और फुफ्फुस मानते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माने, इसलिए एग्जैक्ट इसका नाम नहीं दिया गया है। फिर देखेंगे यकृत को लीवर, प्लीहा को स्प्लीन, वृक्क को किडनी, बस्ती को ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर, उंडुक को हम लोगों ने सीकम, और पुरुषाधार को सिग्मॉइड कोलन माना, पुरुषाधार को सिग्मॉइड कोलन,
क्योंकि इधर पुरुषाधार है, उसी को हम लोग सिग्मांड कोलन और उंडुक को सीकम की संज्ञा दिया है। उसके बाद देखेंगे कि आम स्थान अर्थात आमाशय की बात कर रहा है, स्टमक हो गया। पक्वाशय स्थान अर्थात लार्ज स्टमक की बात कर रहा है। देन देखेंगे कि फिर से वही बात कर रहा है कि उत्तर गुद को हम लोग रेक्टम मान रहे हैं, अधर गुद अर्थात उसके जस्ट नीचे की बात कर रहे हैं तो एनस, तो एनस के जस्ट अबव रेक्टम या रेक्टम के जस्ट बिलो एनस होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर क्षुद्रांत को हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन की संज्ञा दी है, स्थूलांत्र को हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट देखेंगे वपा वहन या वपा ओमेंटल को कह रहे हैं। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर फुफ्फुस की बात कर रहे हैं तो फुफ्फुस लंग्स को माने हैं। डिम्ब, डिम्ब हम लोग करना था डिम्ब, डिम्ब क्या है, एक तरह से रेक्टम को माना गया है, डिम्ब रेक्टम को माना गया है। और अग्नि स्थान किसको माना गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। अग्नि मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर मेनली पाचन होता है। उसके बाद देखेंगे निवापनहन, जो कि भेल ने माना था, उसको लंग्स से कोरिलेट अर्थात फुफ्फुस से कोरिलेट किए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विभिन्न आचार्यों के मतानुसार कोष्ठांगों के नाम। तो इस तरह से ये जो भी अवयव हैं, ये जो भी अवयव है या कोष्ठांग है, कोष्ठ में स्थित अंग है, ये एक तरह से सुरक्षित होते हैं। कहाँ पर, कोष्ठ में होते हैं। तो सुरक्षित होते हैं, इसलिए कोष्ठ को क्या कहते हैं, एक तरह से बॉक्स या संदूक की पेटी भी कह सकते हैं, जिसमें कोई चीज सुरक्षित रह जाते हैं। उसी तरह से जो भी हमारी बॉडी कैविटी, चाहे थोरेसिक कैविटी हो, चाहे एब्डोमिनल कैविटी हो, चाहे पेल्विक कैविटी हो, उसमें ये जो विसरा होते हैं, ये जो विषाक्त विसरा होते हैं, ये सुरक्षित रखे जाते हैं। इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने इसको सद्योव्रणी चिकित्सा अध्याय के अंतर्गत एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से हम लोग अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।